नमस्कार दोस्तों। देखो, ये 9th क्लास की आरबीएसई बोर्ड की बुक है जो 2006 सेशन में चलती थी। अभी जो हमारा रीट का सिलेबस है, जैसे ही सिलेबस जनवरी में चेंज हुआ था तो उसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैव विकास नाम से एक नया चैप्टर ऐड हुआ था। जो अभी नई जो बुक्स हैं या एनसीईआरटी की बुक्स हैं 9th 10th की, उनमें एक सफिशिएंट मैटर नहीं था, तो इसमें एक सफिशिएंट बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है उस जैव विकास से रिलेटेड। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोशिका उद्विकास वाला, इसमें ये वाला जो चैप्टर है इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हिंदी मीडियम में है, हालांकि मेन जो ये है, मेनली हमें ये देखना है कि जो जीव की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। तो अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले के कंसेप्ट ऑफ लाइफ। कंसेप्ट ऑफ लाइफ क्या है, जीव की उत्पत्ति क्या हुई थी। तो मैं आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है मोटे तौर पे वो बताता हूँ। तो देखो, ऊपर तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद यह है, देखो मेनली क्या माना गया यहाँ से देखते हैं। यह माना गया है कि तालाबों के कीचड़ से मछलियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तालाबों के कीचड़ से। कूड़े करकट ओस आदि से क्या बने हैं, कीड़े। बालों की गंदगी से जुएं, गोबर से मक्खियाँ आदि उत्पन्न होती रहती हैं। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो व अरस्तु भी इस अवधारणा में विश्वास करते। देखो, बहुत ही प्रसिद्ध रहे प्लेटो और अरस्तु, जिन्होंने शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें अपना योगदान न दिया हो, वो भी इसमें विश्वास करते हैं। किसमें कि तालाबों के कीचड़ से मछलियाँ, कूड़े करकट ओस आदि से कीड़े, और बालों की गंदगी से जुएं, और गोबर से क्या बनी है, मक्खियाँ बनी हैं। बाद में जब जंतुओं में जनन क्रिया का ज्ञान हुआ तो अरस्तु ने इस अवधारणा में कुछ परिवर्तन करते हुए कहा, क्या कहा, एक बार अजीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न होने के बाद जीव जनन क्रिया द्वारा अपने जीव उत्पन्न करते हैं। देखो यहाँ पे अरस्तु बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं, अजीव पदार्थों से। कहने का मतलब ये है कि पहले ये या अरस्तु इस अवधारणा में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि कोई भी जो अजीव चीज़ है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, उससे लिविंग थिंग तो बन सकती है, लेकिन बाद में उस लिविंग थिंग से यदि वो क्या करेंगे, जनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो फिर उनसे अदर ऑर्गेनिम्स जो लिविंग्स हैं वो ही क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। देखो ये लिख रखा है फिर, लेकिन जीवों की नई जातियाँ निर्जीव पदार्थों से स्वतः है उत्पन्न होती हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी निर्जीव पदार्थ है, वहाँ से क्या हो सकता है, लिविंग बींग्स भी बनते हैं, लेकिन बाद में लिविंग और लिविंग एक प्रकार से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एकाएक स्वतः अपने आप एक निर्जीव पदार्थ से भी सजीव बन सकता है। अब उसके बाद देखो, हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिम्स, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। जब मानव का ज्ञान बढ़ा और उसने स्वतः जनन के उदाहरणों की पुष्टि प्रायोगिक आधार पर करना प्रारंभ किया, ये प्रयोग 17वीं से 19वीं शताब्दी तक चले। स्टार्टिंग में क्या है, और स्टार्टिंग में क्या, अभी आज तक भी ये डिबेट्स चल रही हैं कि एक नए जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखो, ये 1688 ईस्वी में इटली में वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखना है कि इटली का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने सांप, मछली आदि के मांस के टुकड़ों को जार में रखा। एक जार का मुंह खुला रखा तथा दूसरे का मुंह जाली से इस प्रकार बंद किया कि कोई मक्खी जार में रखे मांस के टुकड़ों तक नहीं पहुंच सके। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जिस जार का मुंह खुला था उसमें रखे मांस में मक्खियों के डिंबक, लार्वा, मतलब जो मक्खियों का लार्वा था वो उत्पन्न हो गया। और वो किस में हुआ, जिस जार का मुंह खुला था, जबकि जाली से ढके जार में रखे मांस में लार्वा उत्पन्न नहीं हुए। इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लार्वा केवल सड़ते हुए मांस से उत्पन्न नहीं होते, अपितु सड़ते मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से, एग्स से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों से यह अवधारणा बनी कि जीव से ही उत्पन्न होते हैं। जो पहले हम बात कर रहे थे कि एक नॉन लिविंग थिंग से, निर्जीव से भी जीव बन जाते हैं, तो इस प्रयोग के द्वारा, कौन सा प्रयोग, जो इटली के एक मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने करा, तो जो वो अवधारणा चली आ रही थी अरस्तु वाली, उसको नकारा गया और ये कहा गया
कि जीव से ही जीव उत्पन्न होते हैं, निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, अरस्तु की जो अवधारणा थी अब उसका क्या करा गया, खंडन करा गया। इसे जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया है, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया है। बाद में लुईस पास्चर जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने हंस की गर्दन जैसी गिरवा वाले फ्लास्क में मांस का रस भरकर प्रयोग से उपरोक्त अवधारणा की पुष्टि करी। जो ये जीवोत्पत्ति का सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था, इसको दोबारा से मतलब प्रूव करने का काम किसने करा, जो हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, उन्होंने भी करा है। उन्होंने बताया कि जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव भी स्वतः उत्पन्न नहीं होकर हवा में उपस्थित बीजाणुओं के पोषक पदार्थों में मिल जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये अवधारणा बन गई कि निर्जीव से सजीव नहीं बन सकता, सजीव की उत्पत्ति तो केवल सजीव से ही होती है। अब देखो प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म किस चीज़ में बिलीव करते हैं, अब हम ये देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में मानव की जानकारी बढ़ने पर यह बात समझ में आई कि प्रारंभ में पृथ्वी गर्म आग के गोले के रूप में थी, ये हम सभी जानते हैं। बाद में धीरे धीरे वह जीवन की उत्पत्ति के योग्य हुई। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी पर जीवन का निवास पृथ्वी के बनने के अरबों वर्ष बाद हुआ, क्योंकि पहले बहुत गोला थी, धीरे धीरे करके वो ठंडा हो गई और जो अनुकूल वातावरण हुआ मनुष्य के जीवन के लिए, तो अरबों वर्ष के बाद मनुष्य अपना जीवन जीने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, वो मनुष्य के जीवन के अनुकूल हो गई। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि जीवों की विभिन्न जातियों का उत्पत्ति एक ही प्रारंभिक जीव से हुई होगी। कहने का मतलब ये है, हम सभी ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले जिसका ओरिजिन एक जो जीव है, उसका उद्भव जो है वो किसी एक से ही हुआ होगा। अब प्रश्न यह था कि पृथ्वी पर वह प्रारंभिक जीव कहाँ से आया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वो एक चीज़ कौन सी है जिनसे बाकी सभी सजीवों का ओरिजिन हुआ है। तो अभी एक बार के लिए आगे ये भी बताया हुआ है, अलग अलग जो सिद्धांत दिए हुए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, कि उस एक जीव की उत्पत्ति, कुछ का मानना ये है कि ऐसे हुई है, कुछ का मानना ऐसा है। तो वो अलग अलग सिद्धांतों में सभी ने अपनी पुष्टि की है, तो उन सिद्धांतों को हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी एक बार के लिए मैंने इतना ही बनाया है कि ये बताना कि आपको ये इस प्रकार का जो पढ़ाया जा रहा है इस बुक की हेल्प से क्या ये समझ आ रहा है, तो इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। ओके, दैट इज, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।